कभी सोचा है कि सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी व्हेल तक, इन सब में कॉमन क्या है? ये सब एक ही बहुत ही छोटी मगर कमाल की चीज से बने हैं, द सेल यानी कोशिका। तो आज हम जीवन के इसी सबसे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक की दुनिया में उतरने वाले हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं साल 1665 से। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट अपने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप से कॉर्क मतलब पेड़ की छाल के एक पतले से टुकड़े को देख रहे थे और उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। हुक को उस कॉर्क में मधुमक्खी के छत्ते जैसे हजारों छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दिए। इन बॉक्सेस ने उन्हें मठों में बने छोटे छोटे कमरों की याद दिलाई, इसीलिए उन्होंने इन्हें सेल्स नाम दिया, क्योंकि लैटिन भाषा में सेला का मतलब होता है एक छोटा कमरा। पता है, ये साइंस की हिस्ट्री में एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट था। पहली बार इंसान ने ये देखा कि लिविंग थिंग्स असल में छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी होती हैं। यहीं से मॉडर्न बायोलॉजी और मेडिसिन की नींव रखी गई। मतलब एक पूरी नई दुनिया के दरवाजे खुल गए थे। तो उस पहली खोज से लेकर आज हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी बदल गई है। चलिए देखते हैं कि कैसी सेल की इस खोज ने धीरे धीरे पूरी बायोलॉजी का, पूरी जिंदगी का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। यहाँ ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि साइंस कैसे काम करता है। ऐसा नहीं कि किसी एक इंसान ने सब कुछ खोज लिया। हुक की खोज के बाद लीवनहॉक ने जिंदा सेल्स देखे, फिर ब्राउन ने सेल के अंदर न्यूक्लियस ढूंढा, और फिर श्लाइडन, श्वॉन और विर्चॉ जैसे कई साइंटिस्ट्स ने एक दूसरे के काम को आगे बढ़ाया और मिलकर उस थ्योरी की नींव रखी जिसे हम आज सेल थ्योरी कहते हैं। और उन सभी सालों की मेहनत और खोज का नतीजा क्या निकला? द सेल थ्योरी। इसके 3 बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत गहरे सिद्धांत हैं। पहला, हर जिंदा चीज सेल्स से बनी है। दूसरा, सेल ही लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। और तीसरा, हर नया सेल किसी पुराने पहले से मौजूद सेल से ही बनता है। ये 3 लाइनें हमें बताती हैं कि जिंदगी असल में क्या है और ये चलती कैसे है। ठीक है, तो अब तक हमने सेल को बाहर से समझ लिया। अब टाइम है सेल के अंदर गोता लगाने का। जरा एक सेल को एक बिजी शहर की तरह इमेजिन कीजिए, जहां हर डिपार्टमेंट का, हर ऑर्गेनेले का अपना एक खास काम है और सब मिलकर शहर को चला रहे हैं। तो इस शहर में मोटे तौर पर 3 मेन हिस्से होते हैं। एक है शहर की बाउंड्री वॉल, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर है शहर का कंट्रोल सेंटर यानी कि न्यूक्लियस। और फिर वो जेली जैसा सब्सटेंस जिसमें बाकी सब कुछ मौजूद है, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। चलिए इन हिस्सों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शहर के सिटी हॉल की, यानी द न्यूक्लियस की। ये सेल का कमांड सेंटर है। सेल को क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, सारे फैसले यहीं से लिए जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट मतलब हमारा डीएनए बंद होता है। ये डीएनए एक बहुत लंबे धागे की तरह होता है जो प्रोटीन के ऊपर लिपटकर क्रोमोसोम्स बनाता है। और इसी डीएनए में वो सारी इन्फॉर्मेशन छुपी होती है कि सेल को कैसे बनना है और कैसे काम करना है। अब न्यूक्लियस से ऑर्डर तो मिल गया, पर शहर का बाकी हिस्सा भी तो काम करेगा। तो यहीं पर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या शॉर्ट में ईआर। ये चैनल्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। आप इसे शहर की फैक्ट्री और सड़कों का जाल समझ सकते हैं, जो सामान बनाता भी है और उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी करता है। अब ये ईआर भी 2 तरह का होता है। एक है रफ ईआर, जिसकी सरफेस पर छोटे छोटे दाने मतलब राइबोसोम्स चिपके होते हैं। ये राइबोसोम्स असल में प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं। और दूसरा है स्मूथ ईआर, जो फैट मॉलिक्यूल्स यानी लिपिड्स बनाने में मदद करता है। दोनों के काम एकदम अलग हैं, पर शहर को चलाने के लिए दोनों ही बहुत जरूरी हैं। अच्छा, अब ये पूरा शहर चल रहा है, फैक्ट्रीज काम कर रही हैं, तो इन सब के लिए बिजली मतलब एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एनर्जी आती है माइटोकॉन्ड्रिया से, और इसीलिए इसे सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी नाम के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जो सेल की एनर्जी करेंसी की तरह है। सेल को जब भी कोई काम करना होता है तो उसे यही एटीपी खर्च करना पड़ता है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स भी होते हैं। इससे ये थ्योरी और भी मजबूत हो जाती है कि शायद अरबों साल पहले ये खुद आज़ाद बैक्टीरिया हुआ करते थे।
अब देखिए, जहां इतना काम होगा वहां थोड़ा बहुत कचरा तो फैलेगा ही, राइट? तो शहर की साफ सफाई का भी पूरा इंतजाम है। सेल में ये जिम्मेदारी है लाइसोसोम्स की। ये सेल के अंदर के वेस्ट, टूटे फूटे पार्ट्स और बाहर से आए हमलावरों को भी खत्म कर देते हैं। इनका एक बड़ा ड्रामेटिक सा नाम भी है, सुसाइड बैग्स। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर इसकी एक वजह है। अगर कोई सेल बहुत बुरी तरह डैमेज हो जाता है तो ये लाइसोसोम्स फट जाते हैं और उनके अंदर के पावरफुल एंजाइम्स पूरी की पूरी सेल को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं ताकि इन्फेक्शन शरीर के बाकी हिस्सों में ना फैले। तो हमने सेल के अंदर की इस इनक्रेडिबल मशीनरी को तो देख लिया, पर क्या धरती पर मौजूद हर जिंदा चीज का सेल बिल्कुल ऐसा ही होता है? असल में जिंदगी बनाने वाली मशीनरी के दो मेन मॉडल्स हैं। ये दो मेन टाइप्स हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे कि बैक्टीरिया बहुत सिंपल और छोटे होते हैं, उनमें कोई असली न्यूक्लियस नहीं होता। दूसरी तरफ हैं यूकैरियोटिक सेल्स, जिनसे पौधे, जानवर और हम सब बने हैं। ये ज्यादा बड़े, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनमें एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस और तरह तरह के ऑर्गेनेल्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। और अब सबसे आखिर में एक सबसे जरूरी सवाल कि जिंदगी आगे कैसे बढ़ती है, हमारा शरीर ग्रो कैसे करता है और चोट लगने पर खुद को ठीक कैसे करता है। इन सब सवालों का जवाब एक ही प्रोसेस में छुपा है, सेल डिवीजन, यानी कोशिका का विभाजन। सेल डिवीजन के भी दो मेन तरीके हैं, माइटोसिस और मियोसिस। ये दोनों ही प्रोसेस जिंदगी के लिए बेहद जरूरी हैं, लेकिन दोनों का मकसद और नतीजा एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। माइटोसिस का सीधा सा काम है ग्रोथ और रिपेयर। इसमें एक मदर सेल डिवाइड होकर दो बिल्कुल अपने जैसी आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाती है। वहीं दूसरी तरफ है मियोसिस, जो रिप्रोडक्शन के लिए होता है। इसमें एक सेल दो बार डिवाइड होकर 4 नई रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाती है और हर सेल में क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाती है। तो जरा सोचिए, एक अकेले सेल से लेकर इस धरती पर मौजूद 8 बिलियन इंसानों तक, और सिर्फ इंसान ही क्यों, करोड़ों अलग अलग प्रजातियां, ये सब कुछ, जिंदगी का ये पूरा का पूरा खेल इसी एक बेसिक ब्लूप्रिंट पर चल रहा है। सच में कमाल है ना?